लोग आज क्लास 10th का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 4 तक हम लोग देखे थे कि हम लोग कैसे कैसे उसको ये करेंगे। अब यहाँ पर जैसे देख रहे हैं, आज देख रहे हैं व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर देखिए, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। तो जब नेशनलिज्म आया तो वहाँ पर जो लिबरल एक वर्ड है कि लिबरल कैसे आया, लिबरल मतलब क्या चीज़ है। तो लिबरल का यहाँ समझ रहे हैं, लिबरल का मीनिंग अलग अलग लोगों ने अलग लगाया। लिबरल माने अगर लैटिन में देखेंगे तो इसको फ्री कहता है, यानी स्वतंत्र होना है। फ्री का भी दो तरह का मीनिंग आया कि पॉलिटिकली मीनिंग अलग लगाया, और दो क्लास यानी न्यू मिडिल क्लास, जो न्यू मिडिल क्लास आया, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों फ्रांस में बाद में आया था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यानी औद्योगिकरण हुआ, तो वहाँ पर औद्योगिकरण हुआ, तो वहाँ पर जो न्यू क्लास मिडिल क्लास बना, जो मैंने कि वर्कर था, उसके नज़र में लिबरल क्या था और पॉलिटिकली क्या था और इकोनॉमिकली क्या था, यानी तीन तरह का देखेंगे। अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो एक मैंने कि फॉर द न्यू मिडिल क्लास, फिर जाके पॉलिटिकली क्या मतलब था, लिबरल का उलोंग क्या मतलब है। तो यहाँ न्यू मिडिल क्लास का मतलब था कि लिबरल मतलब कि सबको कानून के सामने, माने कानून के सामने सबको इक्वल, बराबर का दर्जा, बराबर का दर्जा। और पॉलिटिकली मतलब था कि जो सबको वोट देने का राइट देना, यानी अलग लोग अलग मिलना। इकोनॉमिकली मतलब था कि अगर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जा रहा है तो वहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगे। तो ये यहाँ पर था। तो चलिए इसको देखते हैं कि यहाँ क्या लिख रहा है। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी। हम पहले ही बताया कि वहाँ पर पिछला वीडियो बताया कि हेम्सबर्ग एम्पायर में किस तरह का लोग थे। हेम्सबर्ग एम्पायर में एक तरह का मतलब कि एक साम्राज्य था यूरोप में, वो भी मतलब कि शक्तिशाली और प्रभावशाली एक शाही घराना का था, घराना था। और उसमें मतलब कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार तक, यानी 13th सेंचुरी से सेकेंड वार तक वो पूरे यूरोप में राज कर रहा था, सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में। तो इसको माइंड में रखिए कि हेम्सबर्ग एम्पायर उसी को ऑस्ट्रिया हंगरी करते थे। यानी अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली एलाइज्ड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, यानी लिबरलिज्म, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म माने कि स्वतंत्रता का सिद्धांत पर चल रहा था। तो टर्म लिबरलिज्म ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट, यानी लैटिन जो रूट है या वर्ड है लीवर से आया है, और इसका मतलब होता है मीनिंग फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लास, यानी हम पहले बताया कि न्यू मिडिल क्लास के नज़र में क्या होता है। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, माने हर कोई स्वतंत्र हो, और इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब कोई बराबर हो, कानून के सामने सब कोई बराबर हो। अब पॉलिटिकली देखेंगे तो पॉलिटिकली यानी हम लोग देखें कि उसमें न्यू जो मिडिल क्लास उसके अंदर में पॉलिटिकली, अगर राजनीतिक रूप से देखें तो गवर्नमेंट से चाहता था कि इट इम्फेसाइज, इसका मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कंसेंट, यानी जो सरकार होना चाहिए वो बाई कंसेंट माने राज्य अनुसार होना चाहिए। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब फ्रांसीसी क्रांति होता है, तो लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी जो पॉलिटिकली कहा कि लिबरल वर्ड ही है, यानी राजतंत्र को ख़त्म करना। एंड कलर, ये जो कलर प्रिविलेज, जो लोगों को वंश के अनुसार सुविधा मिला हुआ है, और एक संविधान और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए, जनता के द्वारा चुनना चाहिए, और उसमें पार्लियामेंट होना चाहिए, यानी ये मतलब था पॉलिटिकली इसका। फिर 19th सेंचुरी लिबरल ऑल्सो स्टेज द इंडिविजुअल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। 19th सेंचुरी आते आते जो लिबरल पॉलिटिकली मतलब था तो उसका था कि सबका अपना अपना माने कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म करना। और माने कि पॉलिटिकली का देखेंगे तो येट इक्वली बिफोर द लॉ, कानून के सामने, इसका मतलब नहीं था कि सबको स्टेट फॉर यूनिवर्सल सफरेज। अगर हम फ्रांस में देखेंगे तो वहाँ एक्टिव सिटीजन को वोट देने का राइट था, पैसिव सिटीजन को नहीं देना था। एक्टिव जो रोज़ मतलब 3 दिन का टैक्स जमा करता है, 3 दिन का जो वेजेज है वो कम से कम टैक्स देना करता है, तो वो दे सकता है मैन। तो यानी यू विल रिकॉल, अगर तुम याद करोगे, रोशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन द लिबरल डेमोक्रेसी। पहली बार क्या था, राइट टू वोट एंड गेट इलेक्ट वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिव टू प्रॉपर्टी मूव ओइंग, यानी आप देखेंगे प्रॉपर्टी ओइंग मतलब क्या हो गया, जो मतलब 3 दिन का टैक्स जमा करते हैं। फिर मैन विदाउट प्रॉपर्टी, अगर कोई टैक्स नहीं जमा करता है, ऑल वीमेन वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट, यानी उसको पैसिव सिटीजन मानते थे। अगर जो 3 दिन का टैक्स नहीं जमा करेगा, वेजेस नहीं जमा करेगा, वो मतलब कि एक्टिव सिटीजन नहीं कराते थे, पैसिव सिटीजन, यानी वो नहीं चाहते कि लोकतंत्र हो, यानी उसको वोट देने का राइट नहीं था।
ओनली ए ब्रीफ पीरियड, कुछ समय बाद जब जैकोबिन क्लब मैक्सिमिलियन रूब्सपियर जब प्राइम मिनिस्टर बने तो वो सबको वोट देने का एंजॉय कर दिया था सब मेन को। लेकिन नेपोलियन जब आया, नेपोलियन कोड, तो वो भी फिर सप्रेज लिमिटेड किया और वीमेन को इस स्टेटस से हटा दिया। यानी सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ फादर और हस्बैंड, यानी वो मने माना जाता था औरत की वो हस्बैंड के जो बोलेगा वही करेगा। तो पूरे 19th सेंचुरी में यानी थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी वीमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज अपोजिशन वुमेन डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट। यानी यहाँ पर लिबरलिज्म में कि यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, यानी हम लोग लिबरलिज्म देख रहे हैं कि जो लिबरल नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। तो वो लोग चाहते थे पूरा जो 19th सेंचुरी के लास्ट में और 20th सेंचुरी के शुरू में माने वो लोग मतलब कि हमेशा आंदोलन करते रहे कि वोट देने का अधिकार हो। अब हम लोग देख लिए। अब इकोनॉमिक स्फीयर, आर्थिक रूप से इसका मतलब क्या था। तो इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट, क्योंकि यूरोप तो बड़े बड़े कि हैब्सबर्ग एम्पायर था, लेकिन उसके अंदर भी जो अलग अलग प्रांत है, जैसे आज इंडिया में अलग अलग स्टेट हैं, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके टैक्स लगता था। पहले लगता था, अब जीएसटी हो गया, पहले वैल्यू एडेड टैक्स था, तो उसमें अलग अलग स्टेट में अलग टैक्स होता था। तो उसी तरह से उसको हटाने के लिए कहता था। ड्यूरिंग 19th सेंचुरी दिस वॉज स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास, जो न्यू मिडिल क्लास है। लेटेस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ। अगर जर्मन का देखेंगे रीजन का, तो फर्स्ट हाफ में क्या होता था जब नेपोलियन, जब आगे हम लोग देखेंगे नेपोलियन क्या था, 365 स्टेट था, उसको छोटा करके 39 कॉन्फेडरेशन जो स्टेट कर दिया 39। तो इसका मतलब यहाँ तो नेपोलियन बहुत बड़ा सुधार किया था, छोटा कर दिया था। तो नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर एट क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस, यहाँ देखिए काउंटलेस लिखा हुआ है, काउंटलेस कि जिसको गिना नहीं जा सकता, स्मॉल प्रिंसिपलिटी कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, यानी जो 360 उसको था उसको घटा के ये कर दिया। ईच ऑफ दिस पॉसेस इज ओन करेंसी, यानी पहला क्या था कि उन लोगों का अपना करेंसी होता था हर स्टेट का, छोटा छोटा। मैंने आज जो डिस्ट्रिक्ट हम लोग का यहाँ पर देखा जाता है डिस्ट्रिक्ट का, वैसा सा वहाँ पर उस समय स्टेट था, और वेट भी अलग था, मेजर भी अलग था। अगर एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि एक मर्चेंट है, ए मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग, यानी ये जर्मनी का, टू सेल इज गुड वुड बी एट टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर। यानी हैम्बर्ग जो जर्मनी में जो वहाँ पर है, जर्मनी का जो माने कैपिटल है बर्लिन, वहाँ से थोड़ा दूर हैम्बर्ग है, और वहाँ से न्यूरेमबर्ग तो साउथ में है। तो 1833 में उसको इतना सारा छोटा स्टेट था कि 11 कस्टम बैरियर देना था। कितना कस्टम बैरियर टैक्स देना। अब वहाँ पर कस्टम बैरियर का प्रॉब्लम नहीं है, और एक प्रॉब्लम था कि उसको अलग अलग देखिएगा कैसे उसको दिक्कत होता है। पेइंग कस्टम ड्यूटी टू 5% ऑफ ईच वन ऑफ देम, कि हर में 5% रहता है। प्लस ड्यूटी जो ठीक है टैक्स लगा दिया वो मतलब नहीं था, वेट भी अलग अलग था। तो ड्यूटीज वेयर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू वेट मेजरमेंट ऑफ द गुड्स, ईच रीजन हैड ओन सिस्टम ऑफ वेट और मेजर, हर में अलग अलग मेजर था, अलग वेट था। इन्वॉल्व टाइमिंग कंज्यूमर कैलकुलेशन, उसमें कैलकुलेशन टाइम लगता है। सपोज एक कपड़ा को अगर हम भेज रहे हैं, कपड़ा को नापने वाला को एल कहते थे, फॉर एग्जाम्पल द एल विच इज ईच रीजन स्टोर फॉर द डिफरेंट लेंथ। जैसे अगर एन एल टेक्सटाइल मटेरियल ब्रॉट इन फ्रैंकफर्ट, अगर फ्रैंकफर्ट से जा रहा है तो फ्रैंकफर्ट में इसका मेजरमेंट था 54.7 सेंटीमीटर, 54.7, लेकिन वही मीन्स पहुंचा तो ये 55.1 सेंटीमीटर का सेम कपड़ा। न्यूरेमबर्ग पहुंचा तो 60.6 और फैब्रिक पहुंचा 53.5। यानी इस कंडीशन में, यानी जो कोई भी था जो बिजनेसमैन, उसको बहुत दिक्कत होता था, टाइम कंज्यूमिंग लगता था। यानी सच कंडीशन वे आर व्यूड ए ऑब्स्टेकल, मैंने रुकावट था इकोनॉमिक्स में। तो वो लोग को नज़र में लिबरलिज्म मतलब था कि फ्री, यानी न्यू कमर्शियल क्लास हु आर्ग्यूड फॉर क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलॉन्ग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, की एक जैसा हो। और यहीं पर जब ये मतलब कि जो नेपोलियन किया तो उसको आगे हम देखेंगे, ट्रीटी ऑफ वियना में उसको अलग नहीं किया। इन 1834 कस्टम यूनियन जुबरलैंड, यानी नेपोलियन बनाया कि सबको 39 में एक यूनियन बना दिया, उसका नाम रखा जुबरलैंड। फॉर्म द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया एंड ज्वाइंड बाय द मोस्ट जर्मन स्टेट, यानी सबको जोड़ेगा। यूनियन अबलाइज द टेरिफ बैरियर, एक टेरिफ बैरियर था, एक मेजरमेंट था, एक करेंसी था, एक या दो था। उससे पहले बहुत ज़्यादा
2 करेंसी था, 30 करेंसी से लेकर 2, यहाँ 30 लिखा हुआ है, 32 हो गया। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे स्टेशन, रेलवे भी बनाया गया। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था लोगों में जगह और यूनिफिकेशन आया। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चंस क्या आएगा इससे? नहीं, 2026 में इसमें 2-2 क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर में जितना सेट था इसमें से क्वेश्चन था कि ग्लोबराइन से और क्या था ग्लोबराइन वहाँ पर। यानी इस वीडियो में इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं था, अगला वीडियो में क्वेश्चन 2 रहेगा, तो हम लोग बात करेंगे उसमें। थैंक यू।